एलपीजी सुधार किए। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। सुधारों के तहत विदेशी निवेशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए, परंतु इसके कुछ समय के बाद से ही इन सुधारों का क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जा। स्वयं मनमोहन सिंह इस बात को मानते थे कि देश में आए आर्थिक सुधारों का श्रेय केवल पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। गांधी परिवार और नरसिम्हा राव के बीच टकराव का दूसरा कारण था बोफोर्स घोटाले पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला। पीवी नरसिम्हा राव को नीचा दिखाने के लिए सोनिया गांधी भी चाल चलती रही और सार्वजनिक रूप से यह कहने लगी कि उनके पति राजीव गांधी की हत्या की जांच सरकार द्वारा जानबूझकर धीमी रफ्तार से कराई जा रही है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, INX मीडिया घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोलगेट कोयला ब्लॉकों का अनियमित आवंटन घोटाला। जीते जी पीवी नरसिम्हा राव को सजा मिली सो मिली, मरने के बाद भी उनको सजा दी जाती रही। यह कार्य 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने एकता स्थल पर पीवी नरसिम्हा राव के लिए स्मारक बनवाया। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और सैफरन इनसाइट के नए वीडियो में स्वागत है आपका। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक यूपीए गठबंधन वाली सरकार के प्रधानमंत्री रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद अनेक लोगों ने, विशेषकर कांग्रेस से जुड़े लोगों ने मनमोहन सिंह को इतिहास का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री बताना शुरू किया। शोक व्यक्त करते हुए लोग एक प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को भी श्रद्धांजलि दे रहे थे। प्रश्न है कि ऐसा वास्तव में था भी या केवल प्रचारित किया गया? इसका जवाब वीडियो के अंत तक आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम उन तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें शायद जानबूझकर देश से छुपाया गया। मित्रों, इतिहास नायक और खलनायक में फर्क नहीं करता और इसलिए कभी कभी नायक को खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर देना आसान होता है। ऐसे में प्रश्न है कि क्या इतिहास से यह उम्मीद लगाई जाए कि जब कभी वह भारत के नायकों की सूची तैयार करे तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का नाम ऊपर की श्रेणी में रखा जाए, जैसा कि नेहरू से लेकर देश पर राज करने वाले उनके खानदान से जुड़े अन्य प्रधानमंत्रियों के साथ किया जाता रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि पीवी नरसिम्हा राव की उपलब्धियों पर मनमोहन सिंह के नाम का लेप चढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि इतिहास उनके योगदान को याद ही न रख सके। इसके लिए हमें पहुंचना होगा 90 के दशक में, जब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कारकों, ग्लोबल मार्केट में आ रहे बदलावों और पिछली सरकारों की आंतरिक नीतियों के कारण भारत का विदेशी भंडार खत्म हो गया। भारत का विदेशी भंडार केवल 2 सप्ताह के आयात को कवर करने लायक ही बचा हुआ था। संकट की इस घड़ी में IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने हाथ खींच लिया। ऐसे में राजीव गांधी की दुखद हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। साल था जून 1991, लेकिन उनको कांटों का ताज पहनाया गया था, क्योंकि जब राव भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप डूबती हुई अर्थव्यवस्था मिली। यह आरोप हम स्वयं से नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर लगा रहे हैं। असल बात तो यह है कि पीवी नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार तब संभाला जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। जून 1991 में PM बनने के बाद देश की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नरसिम्हा राव कठोर कदम उठाने पर अड़े रहे। अपनी सहायता के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस विकट स्थिति में उन्होंने LPG सुधार किए। LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। सुधारों के तहत विदेशी निवेशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए, जिसे खुले द्वार की नीति या ओपन डोर पॉलिसी भी कहा गया। उन्होंने इसे आगे बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय कदम भी उठाए, जिसमें लाइसेंस राज को समाप्त करना, टैरिफ कम करना इत्यादि शामिल हैं। इन सभी सुधारों के कारण पीवी नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में याद किया जाता है, परंतु इसके कुछ समय के बाद से ही इन सुधारों का क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाने लगा। विशेषकर जब वे प्रधानमंत्री बने तब इसे खूब प्रचारित व प्रसारित किया गया। वही सिलसिला आज भी उनकी मृत्यु के बाद चलता रहा। कांग्रेस अपनी पिक्चर में पीवी नरसिम्हा राव को साइड रोल में दिखाने की कोशिश करती है, जबकि सच तो यह है कि पीवी नरसिम्हा राव स्वयं नायक की भूमिका में थे। किसी देश के इतिहास में किसी को तब नायक माना जाता है जब वह उस देश और समाज को निर्णायक दिशा देने का काम करता है, उस देश की किस्मत बदल देता है और समाज के हर तबके पर उसका असर दिखाई पड़ता है।
नरसिम्हा राव के सामने दो रास्ते थे, एक पुरानी समाजवादी लीग पर चलते जाना और दूसरा बाजारवाद का दामन थामना, यानी सोशलिस्टिक अप्रोच छोड़कर कैपिटलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना। पहले रास्ते पर चलना आसान था, ज्यादा आलोचना नहीं होती, लेकिन नरसिम्हा राव ने दूसरा रास्ता चुना। कांग्रेस के नेहरूवादी विरासत को किनारे रखा। आपको लगता है यह निर्णय मनमोहन सिंह ने लिया होगा? क्या मनमोहन सिंह नेहरू गांधी परिवार के मत से इतर कोई फैसला लेने की हैसियत रखते थे? आप सोच रहे होंगे कि मैं कांग्रेस का आलोचक हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, लेकिन आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की बात पर तो विश्वास करेंगे। एक साक्षात्कार में चिदम्बरम ने स्वीकार किया था कि 1991 के सुधारों के लिए मनमोहन सिंह नहीं बल्कि प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव को क्रेडिट मिलनी चाहिए। Anyone denies that he was the political force behind the economic reforms. He handled the politics of economic reforms very well. And both Dr. Manmohan Singh and I have, on more than one occasion, acknowledged that without him at the helm at that time, we could not have done these reforms. पीवी नरसिम्हा राव ने निर्यात की लागत को कम कर प्रतिस्पर्धी बनाने और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के लिए भारत की मुद्रा का अवमूल्यन किया। अंग्रेजी में इसे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन किसी देश की मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर की गई गिरावट है। मुद्रा जारी करने वाली सरकार अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन करने का निर्णय ले सकती है। किसी मुद्रा का अवमूल्यन करने से देश की निर्यात की लागत कम हो जाती है और व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे देश के मुद्रा बाजार में सकारात्मक परिवर्तन आए। आरबीआई के दस्तावेजों में इसका उल्लेख है। सुधार नीतियों के तहत पीएम राव ने 34 क्षेत्रों में 100% तक एफडीआई निवेश की अनुमति दी। उन्होंने एफडीआई अप्रूवल की प्रक्रिया को आसान किया और विदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए ऑटो अप्रूवल का प्रावधान किया। इन सुधारों के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में 1991-92 में कुल विदेशी निवेश सिर्फ 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 1995-96 में बढ़कर 5.3 बिलियन डॉलर हो गया। जब पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था, तब देश की जीडीपी वृद्धि दर केवल 1% थी, जो 1996 में उनके पद छोड़ने तक बढ़कर 7.5% हो गई थी। स्वयं मनमोहन सिंह इस बात को मानते थे कि देश में आए आर्थिक सुधारों का श्रेय केवल पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसके अनुसार नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ जाकर कोई नेता राजनीति नहीं कर सकता, परंतु पीवी नरसिम्हा राव ने दुस्साहस किया। आर्थिक मोर्चे पर पहली बार उन्होंने नेहरू की विरासत को साइडलाइन किया था, जिसका उल्लेख हमने पहले किया। उसके बाद कई बार सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के बीच के मतभेद खुलकर सामने आए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पीवी नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के बीच निश्चित रूप से कुछ दुश्मनी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में भी इस बात का कई स्थानों पर उल्लेख किया है। पीवी नरसिम्हा राव ने गांधी परिवार का विश्वास पात्र होने से अधिक ध्यान देश हित के लिए काम करने पर दिया। उन्होंने बार बार नेहरू गांधी परिवार को नाराज किया, जो कांग्रेस में महापाप माना जाता है। उनका पहला बड़ा राजनीतिक कदम अप्रैल 1992 में एआईसीसी का सत्र बुलाना था। उन्होंने घोषणा की कि पार्टी 1991 के अंत में और 1992 की शुरुआत में संगठनात्मक चुनाव कराएगी। उन्होंने उल्लेख किया कि कांग्रेस के आंतरिक चुनाव हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं। कांग्रेस में आखिरी बार आंतरिक चुनाव 1973 में हुए थे। इन 2 दशकों तक इंदिरा और उनके बेटे संजय और राजीव ने पार्टी को ऐसे चलाया जैसे कि यह उनके परिवार की पार्टी हो। पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की बात नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके सीधे टकराव का पहला बड़ा कारण था। गांधी परिवार और नरसिम्हा राव के बीच टकराव का दूसरा कारण था बोफोर्स घोटाले पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी की संलिप्तता के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच को खारिज कर दिया था। नरसिम्हा राव सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया। पीवी नरसिम्हा राव को नीचा दिखाने के लिए सोनिया गांधी भी चाल चलती रही और सार्वजनिक रूप से यह कहने लगी कि उनके पति राजीव गांधी की हत्या की जांच सरकार द्वारा जानबूझकर धीमी रफ्तार से कराई जा रही है। अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव को जैसे पार्टी से साइड ही कर दिया। कांग्रेस की बैठकों में नरसिम्हा राव का अपमान किया जाने लगा। इंडिया टुडे पर छपे एक लेख के अनुसार एक बार जब पीवी नरसिम्हा राव पार्टी के नेताओं को भाषण दे रहे थे, उसी वक्त सोनिया गांधी अपने समर्थकों के साथ आती हैं। उनके समर्थक जोर जोर से सोनिया के समर्थन में नारे लगाते हैं और पीएम नरसिम्हा राव को अपना स्पीच 10 मिनट तक के लिए रोकना पड़ा था।
इस तरह सोनिया उनको अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। आज भी नरसिम्हा राव का जिक्र कांग्रेस के बड़े और छोटे नेता नहीं करते, उनकी विरासत से दूर रहने की कोशिश करते हैं। जिन नरसिम्हा राव को जवाहरलाल नेहरू ने एक रैली में भाषण देते हुए देखा था और उससे प्रभावित होकर उन्हें राजनीति में लगातार आगे बढ़ाया, वही नरसिम्हा राव कांग्रेसी नेताओं के लिए अस्पृश्य हो गए। अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि नरसिम्हा राव के कार्यों का क्रेडिट उनसे लेकर मनमोहन सिंह को देने की कोशिश क्यों हो रही है। पर यहाँ जानने वाली बात यह भी है कि क्या मनमोहन सिंह सच में इतने काबिल थे जितना कि प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए देखते हैं। वर्ष 1972 से 1976 तक जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत थे, इंदिरा गांधी की सरकार को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान ऐसे निर्णय लिए गए जिन्हें बड़ी भूल माना गया। साल 1973-74 में इंदिरा गांधी सरकार ने आयकर की दरें बढ़ाकर 97.5% कर दी थी। यानी कोई 10 लाख रुपए कमाता था तो वह 9,33,000 से अधिक रुपए टैक्स के रूप में देता था। वहीं 5 लाख की आमदनी पर 4,45,000 रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ रहे थे। वर्ष 1973 से लेकर 1975 तक देश आर्थिक मंदी की चपेट में था, परंतु देश के नंबर 1 अर्थशास्त्री मूक दर्शक बने हुए थे। 1973-74 में देश के औद्योगिक उत्पादन में 0.2% की गिरावट आई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार देश में ऐसा हुआ था। जीडीपी ग्रोथ बहुत धीमी थी। 1970-71 और 1974-75 के बीच यह औसतन केवल 2.14% प्रति वर्ष। अब मनमोहन सिंह के रोल को एक प्रधानमंत्री के रूप में देखिए। पूरी दुनिया जानती है कि स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया था। इसलिए उनके बारे में कहा गया कि मनमोहन सिंह वॉज सीन एज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, while सोनिया गांधी had power without responsibility। और इस तरह मनमोहन सिंह के नाम पर सोनिया गांधी परोक्ष रूप से देश चला रही थी और जवाबदेही से भी बची हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में खुलासा किया है कि मनमोहन सिंह अपनी कैबिनेट पर सीमित नियंत्रण रखते थे। कैबिनेट के अधिकतर मंत्री सोनिया गांधी के प्रति वफादार दिखना चाहते थे। मनमोहन सिंह के लिए उनको निर्देश देना नाको चने चबाने जैसा था। पीएम के तौर पर मनमोहन सिंह कम ही निर्णय लेते थे, क्योंकि फाइलें पीएम ऑफिस पहुंचने से पहले सोनिया गांधी के पास पहुंचाई जाती थी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, अंग्रेजी में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था थी जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी थी। इस संस्था का सरकार पर नियंत्रण था। यह संस्था अक्सर कैबिनेट के फैसले को पलट दिया करती थी। इस प्रकार से भी सोनिया गांधी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को नियंत्रित कर रही थी। 1984 में पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए एंटी सिख दंगों में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का क्या रोल था, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इससे पार्टी की छवि आम जनमानस में खराब हो रही थी। गांधी परिवार ने, विशेषकर सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह को टास्क सौंपा कि सिखों को लेकर उनकी बिगड़ती छवि को ठीक करें, साथ ही दंगों का आरोप आरएसएस पर लगा दें। मनमोहन सिंह ने आज्ञा का पालन किया और 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने यह कहना शुरू किया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में आरएसएस की संलिप्तता थी। उन्होंने कहा कि दंगों में कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी और कांग्रेस सिखों का सम्मान करती है, तभी उन्होंने मुझे पद्म पुरस्कार दिया है। 2019 में मनमोहन सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर पीवी नरसिम्हा राव ने यदि आईके गुजराल की बात मानकर सेना बुला ली होती तो नरसंहार टाला जा सकता था। यहाँ मनमोहन सिंह ने गजब की वफादारी निभाई। एक तो उन्होंने राजीव गांधी पर लग रहे दोषों को मिटाने की कोशिश की, दूसरी तरफ पीवी नरसिम्हा राव को दंगों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। गांधी परिवार ने सिख दंगों की दाग को मिटाने के लिए हमेशा मनमोहन सिंह का इस्तेमाल किया। उन्होंने दंगों के दोषी कांग्रेसियों जैसे जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार, इन जैसों को बचाने की पूरी कोशिश की। दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल भ्रष्टाचार और घोटालों से भरा रहा। उनके शासन में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं थी। दूरसंचार से लेकर खेल, खनिज से लेकर रक्षा तक जो भी लूटा जा सकता था लूटा गया। मनमोहन सिंह के समय हुए कुछ बड़े और ऐतिहासिक घोटालों में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, INX मीडिया घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोलगेट कोयला ब्लॉकों का अनियमित आवंटन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा घोटाला, नौकरी के लिए भूमि घोटाला। इसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ 2004 से 2009 के बीच रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के टुकड़े प्राप्त करने के आरोप शामिल हैं। उस समय लालू रेल मंत्री हुआ करते थे। मनमोहन सिंह के समय ही देश में आतंकवाद ने न केवल अपना फन फैलाया बल्कि कई स्थानों पर तो डसा भी। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह चुप थे, देश बम धमाकों से दहल रहा था।
उन्हीं के कार्यकाल में हिंदुओं को बदनाम कर उन्हीं के देश में उन्हें आतंकवादी बनाने की भी साजिश हुई। जुलाई 2009 में राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से मुलाकात के दौरान कहा था कि देश में हिंदू समूह लश्कर तैयबा से भी अधिक खतरनाक हैं। तात्कालिक गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब जरा यह भी जान लीजिए कि देश के तथाकथित नंबर 1 अर्थशास्त्री के कार्यकाल में देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी। वैसे घोटालों के बारे में जानकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा, फिर भी सुन लीजिए। मनमोहन सिंह कभी भी बढ़ती महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, विकास दर की धीमी होती रफ्तार को बूस्ट नहीं कर सके। एक तरफ एनपीए बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ राजकोषीय घाटा भी बढ़ता जा रहा था। यूपीए 2 के शुरुआती दिनों में अत्यधिक उधारी ने बैंकिंग सिस्टम को पंगु बना दिया। बैंक में बाद की सरकार के शुरुआती वर्षों के बड़े हिस्से के लिए उधार देने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। अर्थव्यवस्था में मंदी आने के कारण एनपीए की समस्या और ज्यादा बढ़ गई। यूपीए 2 में केंद्र का राजकोषीय घाटा बढ़ गया, जो किसी भी वर्ष जीडीपी के 4.4% से नीचे नहीं गया। एक तरफ सफलताओं से भरे पीवी नरसिम्हा राव हैं और दूसरी तरफ नाकामियों से भरे डॉक्टर मनमोहन सिंह। परंतु फिर भी मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का पूरा क्रेडिट देने की कोशिश होती है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है मित्रों कि यदि मनमोहन सिंह सच में इतने बड़े अर्थशास्त्री थे और उन्होंने वित्त मंत्री रहते देश को आर्थिक संकट से उबारा था, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका यह करिश्मा कहाँ चला गया? अब तो वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, तब तो उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है देश के प्रति। उनके पीएम रहते तो देश को बड़े आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में निकल पड़ना था, परंतु देश पिछड़ता चला गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांधी परिवार से अलग कांग्रेस की संकल्पना करने वाले नरसिम्हा राव से सोनिया गांधी और उनके समर्थकों ने बदला लिया। शाही परिवार के इशारों पर नाचने से इनकार करने की सजा दी गई। 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को अपना उम्मीदवार बनाने लायक भी नहीं समझा। यह सजा नहीं तो और क्या है। कांग्रेस कमेटियों के अधिवेशनों में देश के अन्य प्रधानमंत्रियों के साथ उनकी तस्वीर इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि वे गांधी परिवार से नहीं आते थे। जीते जी पीवी नरसिम्हा राव को सजा मिली सो मिली, मरने के बाद भी उनको सजा दी जाती रही। 2004 में उनके निधन के समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए नहीं रखा गया। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में करने की अनुमति भी नहीं दी गई और उनके परिवार को मजबूरन उनका पार्थिव शरीर हैदराबाद ले जाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव के लिए एक स्मारक स्थल तक उपलब्ध नहीं कराया। कांग्रेस पीवी नरसिम्हा राव से इतनी घृणा करती थी कि 10 वर्षों तक सरकार में रहने के बाद भी उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। आखिर मोदी सरकार ने ही 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया। गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह का भी केवल इस्तेमाल ही किया है। ऐसा नहीं है कि स्नेहवश ये लोग पीवी नरसिम्हा राव का क्रेडिट मनमोहन सिंह को दे रहे हैं, बल्कि यह उनकी मजबूरी है। मनमोहन सिंह से इन्हें लगाव होता तो वे शव यात्रा में शामिल होते, परंतु राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी सीधे शमशान घाट पर नजर आए, जबकि पीएम मोदी प्रधानमंत्री रहते सभी प्रोटोकॉल का त्याग कर अटल बिहारी वाजपेयी के शव यात्रा में शामिल हुए थे और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर घाट पर पहुंचे थे। इसे कहते हैं सम्मान देना, श्रद्धा प्रकट करना, या नहीं कि राष्ट्रीय शोक के बीच छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले जाएं। आशा है वीडियो देखने के बाद आपकी राय मनमोहन सिंह और गांधी परिवार को लेकर बदल गई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए, वीडियो को जमकर शेयर कीजिए, कांग्रेसी समर्थकों तक तो इसे अवश्य पहुंचाइए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।